इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों का यह मूल मंत्र था जिसके कारण से मेरे देश को आजादी मिली। मैं बार बार इस बात को कहता रहता हूं कि क्रांतिकारियों की शहादत का ही परिणाम है कि हम और आप इस कहीं न कहीं स्वतंत्र देश में खुली सांस ले रहे हैं, अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं। यह उनकी शहादत का ही परिणाम है। शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही नामो निशा होगा। सर, इनके नाम को तो कहीं ना कहीं याद किया जाएगा। कल मैंने कहा था कि बंगाल विभाजन के पश्चात जब स्वदेशी आंदोलन होता है और हिंदुस्तान के कहीं ना कहीं सभी युवा, विशेष रूप से बंगाल के युवा, पूरी तरह से कहीं ना कहीं चेतना से भर गए और वंदे मातरम के नारों के साथ ब्रिटिश हुकूमत का विरोध करना शुरू कर दिया। इस समय बड़े पैमाने पर बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन चले, चाहे वो अनुशीलन समिति के रूप में हो, युगांतर पार्टी के रूप में हो, बड़े पैमाने पर क्रांतिकारी समाचार पत्र भी हुए, चाहे वंदे मातरम हो, चाहे संध्या हो, चाहे काल हो, चाहे मुक्ति कौन पाथे, यानी मुक्ति किस मार्ग से, वर्तमान रणनीति। कल मैंने कहा था कि वर्तमान रणनीति जो बारिंद्र कुमार घोष की किताब है वो तो क्रांतिकारियों का पाठ्यक्रम बन गया महाराज। इस प्रकार से क्रांतिकारी धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में आने लगे। और कल मैंने कहा था कि बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रू फ्रेजर की 1907 में मिदनापुर में एक प्रकार से बम मारकर, उसके ट्रेन जिस ट्रेन में जा रहा था, ट्रेन में बम धमाका करके एंड्रू फ्रेजर को मारने का प्रयास किया गया। ब्रिटिश सरकार हिल गई, लेकिन क्रांतिकारी मानने वाले नहीं थे और अंततः 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर, जो पहले कलकत्ता में रहता था उसके बाद मुजफ्फरपुर आया, बदनाम जज किंग्सफोर्ड को मारने का असफल प्रयास किया। मिदनापुर की घटना के पश्चात जब मुजफ्फरपुर की घटना होती है, उसके पश्चात ब्रिटिश हुकूमत पूरी तरह से हरकत में आती है और बंगाल में जगह जगह छापामारी शुरू हुई। और जब जगह जगह बंगाल में छापामारी शुरू होती है तो आपको बताना चाहता हूं कि जो आप अलीपुर षड्यंत्र केस देख रहे हैं, जिसको मुरारी पुकुर षड्यंत्र केस भी कहा जाता है, मुरारी पुकुर षड्यंत्र केस भी कहते हैं, इसको मणिक टोला षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कलकत्ता के पास एक मणिक टोला जगह थी जहां पर क्रांतिकारी जो है एक प्रकार से अवैध अस्त्र शस्त्र रखते थे, वहां पर बम बनाया जाता था, क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। मैं कहना चाहता हूं कि वो माणिक टोला एक तरह से क्रांतिकारियों का आश्रम था। और जब जगह जगह छापामारी पड़ती है तो माणिक टोला तक भी पुलिस पहुंची और पहुंचने के पश्चात वहां पर छापा मारा जाता है और अवैध बम बनाने की सभी सामग्रियां मिलती हैं। वहां पर रिवाल्वर कहीं ना कहीं पाई जाती है, नाना प्रकार के एक प्रकार से अस्त्र शस्त्र पाए गए। और इस प्रकार से धीरे धीरे जो है सरकार जो है इसके पश्चात कहीं ना कहीं छापामारी जगह जगह करती है और जितने भी बंगाल के क्रांतिकारी है वो धीरे धीरे पकड़े गए, क्योंकि इसमें बंगाल में बहुत से क्रांतिकारी सक्रिय हैं। चाहे वो बारिंद्र कुमार घोष की बात करें, चाहे भूपेंद्र नाथ दत्त की बात करें, चाहे हेमचंद्र कानूनगो साहब की बात करें, चाहे उल्लासकर दत्त की बात करें, चाहे कन्हैयालाल दत्त की बात करें, चाहे सत्येंद्र बसु की बात करें। इस प्रकार से बहुत से बंगाल में क्रांतिकारी इस समय एक्टिव मोड में है और धीरे धीरे पुलिस ने सभी लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। इस प्रकार से इस माणिक टोला में जब छापामारी होती है तो उसमें 34 क्रांतिकारी गिरफ्तार होते हैं। चूंकि यह मामला अलीपुर के सेशन न्यायालय में चलता है और ये सभी क्रांतिकारी अलीपुर जेल में ही रखे जाते हैं, इसीलिए इस केस को अलीपुर षड्यंत्र केस कहते हैं। चूंकि ये घटना जो है मुरारी पुकुर के माणिक टोला से जुड़ी हुई थी, इसीलिए इसे मुरारी पुकुर षड्यंत्र केस या माणिक टोला षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? अब थोड़ा सा हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं कि सभी क्रांतिकारी इस प्रकार से जेल में हैं, लेकिन कुछ बाहर भी ऐसा नहीं है कि कुल मिला के, क्योंकि एक प्रकार से क्रांतिकारियों का औरा तो बंगाल में बढ़ चुका है महाराज। बंगाल भारत की राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बन गया है। बंगाल कुल मिला के धर्म सुधार आंदोलन का केंद्र था, इसीलिए राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बना, राष्ट्रीयता का केंद्र बना, इसीलिए बहुत से क्रांतिकारी अभी बाहर भी हैं।
लेकिन यहां पर क्या होता है कि जब यातना दी जाती है क्रांतिकारियों को, बड़ा टॉर्चर किया जाता था। सर, इस देश को आजादी यूं ही नहीं मिली, बहुत से कुल ना कि मुझे कष्ट होता है इस बात का। मैं ये नहीं कहता हूं कि सत्याग्रह का परिणाम नहीं निकला, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ सत्याग्रह का परिणाम निकला। जो ये गाया करते हैं उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं देखा जाए तो चाहे क्रांतिकारियों के लेवल पर भी बहुत बड़े लेवल पर देश की आजादी के लिए काम हो रहा है, किसान मूवमेंट भी चल रहे हैं, आदिवासी मूवमेंट भी चल रहे हैं। आप यह बताइए कि तिलका मांझी की शहादत को आप भूल जाएंगे? आप ये बताइए कि सीधो कान्हू की शहादत को भूल जाएंगे? आप ये बताइए कि बिरसा मुंडा की शहादत को आप भूल जाएंगे? मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर एक तरफ कांग्रेस अपने सत्याग्रह के माध्यम से चल रही थी, तो उसके पैरेलल इस हिंदुस्तान में किसान आंदोलन भी चल रहा है, आदिवासी मूवमेंट भी चल रहा है, महिलाओं का भी मूवमेंट चल रहा है, और सर क्रांतिकारियों का मूवमेंट तो अद्भुत है, जो कहीं ना कहीं एक प्रकार से सिर पर कफन बांधकर इस देश की आजादी के लिए, मां भारती के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, जो कहा करते हैं कि हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदलकर मानेंगे और मंजिल की धुन में आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे। इस प्रकार से मैंने ये कहा कि क्रांतिकारी लोग अब जो है कहीं ना कहीं यहां पर 34 जो लोग थे, इनको बड़ी यातना दी जा रही थी। अब जब यातना दी गई तो इसी में कहीं ना कहीं इन 34 लोगों में एक क्रांतिकारी था जिसका नाम था नरेंद्र गोसाई। और नरेंद्र गोसाई एक प्रकार से कहीं ना कहीं पुलिस के टार्चर से भी कह सकते हैं, सरकार ने उसको प्रलोभन भी दिया, उसको देखकर कि ये थोड़ा सा सरक सकता है, तो सरकार ने उसको आर्थिक प्रलोभन भी दिया, और इस तरह से नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गया। यानी अलीपुर सेंट्रल जेल में नरेंद्र गोसाई उन 34 क्रांतिकारियों में से एक था जो सरकारी गवाह बन जाता है, यानी गद्दार बन जाता है। सभी क्रांतिकारियों को लगा कि ये कोई पूरा का पूरा भंडा फोड़ देगा, कोई भाई बीच में का था, उन्हीं में से एक था। इस तरह से क्रांतिकारियों ने सोचा कि नरेंद्र गोसाई को जेल में ही ठोक दिया जाए। अरविंदो घोष ने कहा कि नहीं नहीं, जब विचार विमर्श क्रांतिकारियों का आपस में हुआ करता था तो अरविंदो घोष ने कहा नहीं ऐसा मत करिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो युवा क्रांतिकारी थे, जो 20 साल के थे, 18 साल के थे, 22 साल के थे, ये क्रांतिकारी मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा ना, इसको छोड़ा नहीं जाएगा। और उसी में 2 क्रांतिकारियों की बात आती है। एक का नाम जो है कहीं कि कन्हई लाल दत्त है और दूसरे का नाम जो है सत्येंद्र नाथ बसु है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इस प्रकार से कन्हई लाल दत्त की बात करते हैं और सत्येंद्र नाथ बसु की बात करें। इस समय नरेंद्र गोसाई जो सरकारी गवाह बन गया था, सरकार ने सोचा कि अगर इसको क्रांतिकारियों के बीच में छोड़ा जाएगा तो मामला बिगड़ जाएगा। इसको क्रांतिकारियों के बीच में नहीं छोड़ा जाए, तब कहां छोड़ा जाए? तब अंततः इसको जेल में ही एक प्रकार से अलग बैरक में रखा जाता है। जहां हॉस्पिटल था उस हॉस्पिटल के वार्ड में रखा जाता है, यानी जेल के हॉस्पिटल के वार्ड में अलग से इसको रखा गया। किसको? ये गद्दार को, जिसका नाम था नरेंद्र गोसाई। क्रांतिकारियों ने सोचा कि वहां तक कैसे पहुंचा जाए, तो सत्येंद्र नाथ बसु ने कुछ दिन के बाद एक नाटक किया, खांसी का नाटक किया कि मुझे बहुत खांसी हो रही है, और रात दिन खांसा करते थे, मतलब जानबूझकर खांसा करते थे। जो जेल के प्रहरी थे वो भी घबरा गए कि कहीं खांस कर ये मर नहीं जाए। इस प्रकार से डॉक्टर को मैसेज दिया गया और अंततः कहीं ना कहीं जहां पर नरेंद्र गोसाई भाई साहब थे वहां पर सत्येंद्र बसु भी पहुंच जाते हैं, मतलब दूसरे कमरे में थे लेकिन वहां पहुंच जाते हैं। उसके 1-2 दिन बाद बताना चाहता हूं, कन्हई लाल दत्त भी बड़ी जोर से पेट में दर्द की आवाज लगाते हैं और रात दिन कहते हैं मेरे पेट में दर्द हो रहा है। 2-3 दिन से खाना बंद कर दिया। जेल प्रहरी को लगा यार ये भी कहीं नहीं मर जाए, और कहीं के अंग्रेज समझ नहीं पा रहे थे। इनकी भी सूचना हॉस्पिटल को दी गई। इस प्रकार से कन्हई लाल दत्त भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वो भी अलग कक्ष में रखे गए थे। यानी इन दोनों के बारे में अभी नरेंद्र गोसाई को नहीं मालूम था कि दोनों आ चुके हैं। यहां तक कि सत्येंद्र बसु को भी नहीं मालूम था कि कन्हई लाल दत्त कहीं कहीं पेट का बहाना करके आ चुके हैं। और इस प्रकार से कन्हई लाल दत्त ने जोर जोर से जो है वहां पर हॉस्पिटल में चिल्लाना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं बहुत जोर से चिल्ला रहे, अरे हमारे पेट में दर्द हो रहा है, कोई बचा लो बचा लो। इस प्रकार से डॉक्टर समझ गए कि रात बिरात में मर जाएगा, लेकिन ये आवाज इसलिए लगाई जा रही है जिससे कहीं ना कहीं सत्येंद्र नाथ बसु जान जाए कि मैं भी आ चुका हूं, जो पुण्य काम करने की योजना बनी है उसमें मैं भी आ चुका हूं। और इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि दोनों लोग जान गए कि अब हम लोग जो है एकदम प्रिपेयर हैं। अब शस्त्र की बात थी, और शस्त्र मंगाने की जब बात है मैं तो आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह से मछली, चूंकि बंगाल में मछली बहुत होती है, तो मछली के अंदर पहली रिवाल्वर मंगाई जाती है।
और मछली के अंदर रखकर पहली रिवॉल्वर 23 अगस्त 1908 को मंगाई गई। और ध्यान रखिएगा, बाहर से रिवॉल्वर भेज कौन रहा है? सुधांशु जीवन राय। तो इस सिद्धांशु भी दिया है। तो सिद्धांशु जीवन राय साहब जो क्रांतिकारी हैं, उन्होंने मछली में रखकर पहली रिवॉल्वर भेजी है। और वो रिवॉल्वर जो थी वो सत्येंद्र नाथ बसु को पहुंची। सत्येंद्र नाथ बसु के पास रिवॉल्वर आ जाती है। अब दूसरी रिवॉल्वर 7 दिन बाद यानी 31 अगस्त को इनके पास पहुंची, तो 30 अगस्त को एक प्रकार से जो है एक दूसरी रिवॉल्वर श्रीश चंद्र घोष साहब भेजते हैं। और श्रीश चंद्र घोष ने यह रिवॉल्वर कन्हई लाल दत्त को भेजा है। इस प्रकार से मछली में जो है रिवॉल्वर आ जाती हैं, दोनों को रिवॉल्वर मिल जाता है। इसी समय सत्येंद्र नाथ बसु ने एक नाटक किया और कहीं ना कहीं एक प्रकार से इसको जो सरकारी गवाह बन गया नरेंद्र गोसाई, नरेंद्र गोसाई से पत्राचार अपने प्रहरी के माध्यम से करते हैं कि जाओ उसे कहो मैं नहीं जो है इस प्रकार से यातना सह सकता हूं, बहुत कष्ट है, मैं फांसी पर नहीं झूलूंगा, मैं भी सरकारी गवाह बनना चाहता हूं, कैसे क्या किया जाए। इस प्रकार से जब जेल के प्रहरियों को मालूम पड़ गया कि सत्येंद्र नाथ बसु भी यानी एक प्रकार से अपने क्रांतिकारी मित्रों से टूटकर नरेंद्र गोसाई के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो बड़े सभी लोग खुश हुए। लेकिन यहां तो चाल चली जा रही थी और इस प्रकार से जो है जेल के सुपरिटेंडेंट के आदेश पर नरेंद्र गोसाई और सत्येंद्र नाथ बसु की मीटिंग फिक्स की गई। कन्हई लाल दत्त को सब मालूम है, वो लोकेशन पर खड़े हैं, रिवॉल्वर लेकर खड़े हैं। और इस तरह से मीटिंग जब फिक्स की गई, क्योंकि कहीं ना कहीं नरेंद्र गोसाई ने भी कहा कि बहुत अच्छा तुमने काम किया, अब हम 2 लोग हो गए हैं। नरेंद्र गोसाई तो चाह रहा था ना कि एक गद्दार अकेले मैं बना हूं, थोड़ा सा उसका मोरल डाउन हो रहा था, अब 2 गद्दार हो गए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इस प्रकार से सत्येंद्र नाथ बसु मीटिंग के लिए बुलाते हैं और जैसे ही रेंज में यानी रिवॉल्वर की रेंज में कन्हई लाल नरेंद्र गोसाई आ जाता है। नरेंद्र नाथ गोसाई जैसे ही आया उसके बाद सत्येंद्र बसु ने फायरिंग किया है और फायरिंग किया है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि नरेंद्र गोसाई समझ नहीं पाया कि यहां तो मीटिंग होनी थी, बवाल दूसरा हो गया, भागने का प्रयास करता है, कुर्सी पर से गिर जाता है, तब तक पैर में जो है गोली मार दी जाती है। सत्येंद्र नाथ बसु ने पैर में गोली मारी, जेल के प्रहरी ने बसु को पकड़ लिया। इतने में कन्हई लाल दत्त देख रहे हैं कि फायरिंग हो चुकी है, यानी कुल मिला के कहीं कि मैच चालू हो चुका है। कन्हई लाल दत्त इस प्रकार से पीछा करते हैं, फायरिंग करते हुए जब भागने लगे तो सभी लोग जो है एक प्रकार से रास्ता साफ कर देते हैं और इशारा कर देते हैं कि देखिए नरेंद्र गोसाई उधर भागा है। और इस तरह से कन्हई लाल दत्त दौड़ते दौड़ते उसको पकड़ लेते हैं और नरेंद्र गोसाई को पकड़कर जेल के अंदर ही कुल मिला के जितनी रिवॉल्वर की गोलियां थी उसके सीने में उतार देते हैं। और इस प्रकार से गद्दार नरेंद्र गोसाई को सत्येंद्र नाथ बसु और कन्हई लाल दत्त ने एक प्रकार से सजा दे दी, उसको नरक लोक पहुंचा दिया। मैं ये कहना चाहता हूं सरकार घबरा जाती है कि बाप रे बाप जेल में ही कुलना के मामला बन गया। मैं ये कहना चाहता हूं कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्र नाथ बसु इस प्रकार से अलीपुर षड्यंत्र केस का मामला तो उनके ऊपर चल ही रहा था, लेकिन एक अलग मामला जेल में सरकारी गवाह की हत्या का भी चला। और जब ये मामला दोनों चलता है तो आपको बताना चाहता हूं कि कन्हई लाल दत्त को 10 नवंबर 1908 को कन्हई लाल दत्त को 10 नवंबर 1908 को इस प्रकार से अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी जाती है। उनके परिवार को सूचित किया जाता है, आप बॉडी ले जा सकते हैं। परिवार के लोग आते हैं, भाई वगैरह परिवार के अन्य जो लोग थे वो बेचारे आए। आशु बाबू जो कन्हई लाल के कहीं न कहीं बड़े भाई हैं वो आते हैं। मोतीलाल राय जो है कुलना के कहीं न कहीं एक प्रकार से क्रांतिकारियों से सिंपैथी रखने वाले हैं वो आते हैं। और इस प्रकार से जो है कन्हई लाल दत्त की जब बॉडी को बाहर ले जाया गया, लाखों की तादाद में लोग अंतिम दर्शन के लिए तैनात थे। इस प्रकार से इंकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम के नारों के बीच मैंने ये कहा कि पूरा का पूरा बंगाल गुंजायमान है। इस प्रकार से उनकी कहीं की शहादत हुई और अंतिम संस्कार होता है। मैंने कहा था कन्हई लाल दत्त के अंतिम संस्कार में लाखों लोग पहुंचे क्योंकि वो जश्न हो रहा था, वो कहीं न कहीं मृत्यु नहीं थी, वो जश्न मन रहा था। और इस तरह से लाखों लोग अपने घर से डिब्बी लेकर आए थे कि कन्हई की चिता की राख हमको भी मिल जाए, जिससे हमारा भी जीवन बदल जाए, हमारा घर पवित्र हो जाए, हमारे घर में भी कन्हई लाल दत्त जैसे क्रांतिकारी पैदा हो। मैं ये कहना चाहता हूं क्रांतिकारी कन्हई लाल दत्त शहीद हो गए और लेकिन शहीद होते होते उन्होंने देश की आजादी का मार्ग प्रशस्त कर दिया। सत्येंद्र नाथ बसु के साथ ऐसा नहीं हो पाया। जब सरकार ने देखा कि कन्हई लाल दत्त के कहीं न कहीं शहादत में लाखों लोगों का भीड़ जो है जो हुजूम जमा हो गया है, बंगाल के कुलना के युवा एक प्रकार से सड़कों पर उत्तेजित
हो गए हैं, तो सरकार ने सोचा कि सत्येंद्र नाथ बसु को फांसी तो दी जाएगी, लेकिन उनकी बॉडी को नहीं दिया जाएगा। और इस तरह से सत्येंद्र नाथ बसु को कहीं ना कहीं इस तरह से जो है उनकी भी फांसी होती है। और सत्येंद्र नाथ बसु को जब फांसी कुछ दिन बाद होती है, यानी 21 नवंबर को होती है। इनकी जो फांसी हुई थी वो 10 नवंबर को हुई थी। कुछ दिन बाद सत्येंद्र नाथ बसु को फांसी होती है, 21 नवंबर 1908 को होती है। लेकिन उनकी बॉडी को देने का कोई प्लान नहीं है। घर के लोग आना चाहें आ सकते हैं, नहीं कुल मिला के आना चाहते हैं तो जो लोग आना चाहें, यानी 14 से 15 लोगों को कुल मिला के एंट्री थी कि आप लोग आ सकते हैं। जेल के अंदर ही अंतिम संस्कार होगा, बॉडी भी कुल मिला के डिजॉल्व जेल के अंदर ही होगी। इस प्रकार से सत्येंद्र नाथ बसु के जो पड़ोसी थे, जिनका नाम अविनाश चंद्र राय था, अविनाश चंद्र राय ने सत्येंद्र नाथ बसु का अंतिम संस्कार किया है। सरकार इतनी क्रूर हो गई कि सत्येंद्र नाथ बसु की बॉडी भी उनके परिजनों को नहीं दी। अलीपुर सेंट्रल जेल में ही 14-15 लोगों को एंट्री है, वो भी वहां से कोई चिन्ह नहीं ले जा सकते थे। मैं ये कहना चाहता हूं, पड़ोसी जो है अविनाश चंद्र राय, उनका दाह संस्कार करते हैं। मैंने अभी कहा दाह संस्कार में 14-15 लोग थे। और इस प्रकार से जो है जब पुलिस सुपरिटेंडेंट कहीं ना कहीं दाह संस्कार में मौजूद था, जो अलीपुर सेंट्रल जेल में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सभी लोग भावुक होकर रो रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुपरिटेंडेंट के आंखों में भी आंसू थे। तो उसने कन्हई लाल दत्त को भी फांसी देखा था, और आज जो है सत्येंद्र नाथ बसु को भी फांसी देख रहा है। इस प्रकार से उसने अविनाश चंद्र राय से कहा कि क्यों रो रहे हो। जेल एसपी है जो अंग्रेज है, वो कहता है कि आप क्यों रो रहे हैं। यदि कन्हई लाल दत्त वीर था तो सत्येंद्र नाथ बसु उससे भी महावीर था। सत्येंद्र नाथ बसु उससे भी महावीर था। इस प्रकार से जेल के एसपी का यह स्टेटमेंट है। मैंने अभी कहा कि कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों की शहादत का परिणाम है कि मेरा देश आजाद हो गया। और जो राष्ट्र अपने क्रांतिकारियों का गुणगान नहीं करता है, उसका पुरुषार्थ खत्म हो जाता है। और जिस राष्ट्र का पुरुषार्थ खत्म हो जाता है, उस राष्ट्र को गुलाम बनाना आसान हो जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं, सारा लहू हमने अपनी धरती मां को, जमी को कुलना के कहीं ना कहीं चुका दिया। इस प्रकार से क्रांतिकारियों का दर्द, क्रांतिकारियों का दुख कितना रहा होगा, लेकिन फिर भी हंसते हंसते वो फांसी के फंदे पर झूल गए। मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने अभी कहा है कि इस प्रकार से बंगाल का जो क्रांतिकारी आंदोलन था वो अद्भुत था। अलीपुर षड्यंत्र केस में इस प्रकार से आपको एक घटना और बताना चाहता हूं। इसमें बारिंद्र कुमार घोष और इस तरीके से बारिंद्र कुमार घोष और एक जो है कहीं ना कहीं क्रांतिकारी और थे उल्लासकर दत्त, इनको भी कहीं ना कहीं फांसी की सजा हुई। बारिंद्र कुमार घोष और उल्लासकर दत्त को भी फांसी की सजा होती है, लेकिन C.R. दास जो देशबंधु चितरंजन दास थे, उनकी पैरवी के पश्चात अंततः इन दोनों को कहीं न कहीं काला पानी की सजा होती है। आजीवन कारावास हुआ और बारिंद्र कुमार घोष को सेलुलर जेल में काला पानी की सजा होती है और कहीं न कहीं वहीं पर 1920 तक वो रहते हैं, फिर बाद में छूट जाते हैं। इसी केस में, अलीपुर षड्यंत्र केस में C.R. दास की पैरवी के कारण ही इस प्रकार से अरविंदो घोष साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिए जाते हैं, लेकिन और लोगों को बहुत लंबी सजाएं हुई। मैं ये कहना चाहता हूं, ये कहीं न कहीं एक प्रकार से जो ये केस था अलीपुर षड्यंत्र केस, ये केस इतना जबरदस्त था कि चाहे सरकारी गवाह हो उनकी हत्या कर दी जाती है, बाहर सरकारी वकील को मार दिया गया, इस केस की विवेचना करने वाले डीएसपी को भी क्रांतिकारियों ने मार दिया। यानी अलीपुर षड्यंत्र केस ने बंगाल के युवाओं को भारत माता के प्रति अपने जीवन को बलिदान करने के लिए प्रेरित कर दिया, जिसके कारण से मेरा देश आजाद हो गया। इस प्रकार से क्रांतिकारियों की शहादत हम लोगों के लिए हमेशा प्रेरणा की स्रोत रहेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।